बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मैं हूँ मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत पे। एक डिलीट शुदा आर्टिकल जिसका बहुत चर्चा है, जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। एक तो हम उस पे बात करेंगे कि एक तो आर्टिकल डिलीट हुआ, अब उस पर वजाहतें आना शुरू हो चुकी और हैं। वजाहतें आर्टिकल लिखने वाले की तरफ से नहीं बल्कि उसके माँ बाप की तरफ से आ रही हैं, और माँ बाप जो पाकिस्तान में है और लिखने वाला पाकिस्तान में नहीं है। हो सकता है वो भी अमेरिका में हो, जी वालिदैन हाँ, भी। बिल्कुल। अब ये एक अब ये पॉसिबिलिटी की कंफर्म बात नहीं है। है, ये कंफर्म नहीं है। और लिखने वाले के जो वालिदैन हैं वो बड़े हमारे बूमर्स जनरेशन जिसको कहते हैं, हमारे बड़े मैं बूमर्स फेवरेट नहीं हूँ सर। टीवी एक्टर। हाँ, आप नहीं है, ठीक है। मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। आप जनरल जी के भी तो नहीं है। जेन जी नहीं तो आप बीच में जेन जी कहीं नहीं है। अच्छा, बट एनीवे बहरहाल तो जो ये वजाहतें जो है वो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं उन्होंने भी एक मुख्तसर वजाहत की है, लेकिन उनके वालिदैन ने बड़ी तफसीली वजाहत की है। इस पे हम बात करेंगे। फिर आगे चलकर 13 जनवरी शुरू हो चुका है। जी हाँ, नया साल शुरू हो चुका है, और जब जनवरी की बात हो तो 13 जनवरी को कौन भूल सकता है। और ये बड़ी मनहूस तारीख है पाकिस्तान के आईनी तारीख के अंदर। और ये 13 जनवरी के दिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने पाकिस्तान का मौजूदा सियासी और आइनी निज़ाम तलपट कर दिया। और आज हम उसी फैसले का खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये फैसला था PTI एक बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीने जाने का इंतखाब मामला था। और तीसरा हमारा मौजू होगा जुडिशल कमीशन, जहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान के जो एडिशनल जजेस हैं उनकी कन्फर्मेशन के लिए इजलास होने जा रहे हैं। 3-4 रोज़ बड़े हेक्टिक होंगे, और इसी दौरान जजेस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। अगरचे अभी एजेंडा नहीं आया, लेकिन इत्तलात मौजूद हैं कि जनवरी में ही कुछ जजेस को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र भी किए जाने का इम्कान है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में सबसे इस पहले आर्टिकल से जो डिलीट कर दिया गया है। इस आर्टिकल में था क्या और इसको डिलीट क्यों किया गया और फिर इसकी वजाहतें क्या आई हैं। तो साकिब, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग तलाश कर रहे हैं उस तज्जिया निगार को जिसने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि बांग्लादेश की तर्ज पे पाकिस्तान में भी एक वंडर बॉय को तलाश किया जा रहा है। और फिर चंद PhD लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग, PhD जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। वजह यह है कि जिस तज्जियाकार ने भी ये लिखा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को PhDs की तलाश है, अब वो तज्जियाकार जो है उसको तो मुंह छुपाना चाहिए सब लोगों से, क्योंकि PhD तो दूर की बात, यहाँ एक PhD करने वाले तालिब इल्म की एक तहरीर तक बर्दाश्त नहीं हुई, तो एक PhD स्टूडेंट की तहरीर जो है उसको डिलीट करवाना पड़ गया। तो PhD आगे तो फिर क्या क्या डिलीट करवाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस तहरीर की जो ज़ोरैन निज़ामानी एक नौजवान PhD के स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रहे हैं, उनकी तहरीर थी। और वो तहरीर थी नौजवान नस्ल के एहसासात और जज्बात के हवाले से, जिसमें बड़े ही ब्लंटली ये कहा गया था मौजूदा निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि ये नौजवान नस्ल आपको मुस्तरद कर चुकी है। और साकिब बशीर, वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं बड़ा कन्विंस हुआ और मुझे यूँ लगा कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, जिसको फार्म 47 की हुकूमत भी कहते हैं, ये बिल्कुल एक 1960 के अशरे की वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है जो ज़बरदस्ती आज के सिनेप्लेक्स में दिखाई जा रही है। और ऑडियंस में तमाम आज के नौजवान लोग हैं। आप इमेजिन करें कि 1960 के अशरे की एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म जिसमें दिलीप कुमार, संतोष कुमार, उसके गाने चल रहे हों, और आज की नौजवान नस्ल उसको ज़बरदस्ती वो फिल्म दिखाई जा रही हो, तो उसके वही जज्बात होंगे जो इस आर्टिकल में ज़ोरैन निज़ामानी ने लिखे। मुख्तसर में अगर आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि नौजवान जहन, जेन जी,
वो जानते हैं कि क्या हो रहा है, और आपकी कौम परस्ती के ख्यालात बेचने की कोशिशों के बावजूद वो इसे देख रहे हैं। अच्छा, जेन जी भी अपने देखने वालों को हम बता दें कि जनरेशन जी 1997 जी से लेकर 2012 के दरमियान की जो जनरेशन है उनको जेन जी कहते हैं। जेन जी जो है वो ये इस दौरान जो लोग पैदा हुए जो लोग पैदा हुए जी हाँ। 1981 से 1996 ये वाई जो जन ये वाई थी और अब वाई। जी आ गई। अब जो है वो जी आ गई है, और अल्फा जो है वो है 2013 से 2024 के दरमियान की, वो अल्फा। बिल्कुल जी, वो मेरे ख्याल में तो कितने 12-13 साल के जो बच्चे हैं जी अब वो भी जो हैं खास नारा लगाते हैं, वो भी जान गए हैं कि क्या हो रहा है। बहरहाल समझाने की बात यह है कि इस आर्टिकल में जो जज्बात का इजहार एक पीएचडी स्टूडेंट ने किया था वो कोई इतने गलत भी नहीं थे, और उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। मगर साकिब हुआ क्या फिर, इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया? बिल्कुल, इस पे जो तवक्को जाहिर की जा रही थी कि कोई वजाहत जो है वो आर्टिकल लिखने वाले की तरफ से आएगी, और अब वो वजाहत आ चुकी है। वजाहत नहीं बल्कि वजाहतें आ चुकी हैं। जो फुज़ैला काजी जो वालिदा हैं इनकी, जो आर्टिकल लिखने वाले की, और उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से भी इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर अब वजाहत आ चुकी है, जिसमें जो कैसर खान निज़ामानी उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने अपनी नहीं, ये कैसर खान निज़ामानी हैं को, ये वालिद हैं ज़ुरैन निज़ामानी के, और इससे ज़्यादा अदाकार हैं। मैं बताऊँ, ये टेलीविज़न के बड़े मशहूर अदाकार हैं, और हमारी जो जनरेशन है हम इनके पीटीवी के ऊपर ड्रामे देख देख के बड़े हुए हैं। और इनकी जो अहलियाँ हैं, जो ज़ुरैन निज़ामानी की मदर हैं, फजीला काजी, वो भी टेलीविज़न की बड़ी मशहूर अदाकारा है, और हमने इन दोनों के ड्रामे देख देख के हम जो है बड़े हुए हैं। तो अब इनको क्या मजबूरी थी, इन्होंने क्या वजाहत की है? वो ये कह रहे हैं जी, कुछ बैरून मुल्क मौजूद कुछ पॉलिटिकल और जो एंकर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्होंने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस आर्टिकल को जो है वो इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा कि इसको ट्विस्ट ना किया जाए, एआई से इसकी ट्रांसलेशन की गई है, अपने मन पसंद के इसका मतलब निकालने की कोशिश की गई है। और उनका जो बेटा है वो ऑलरेडी ये मेंशन कर चुका है कि उसकी कोई पॉलिटिकल किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है, तो इसलिए ऐसे किसी भी आप जो है वो पोस्टिंग और रीपोस्टिंग से अवॉइड करें, क्योंकि वो स्टूडेंट है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कई साल से वो लिख रहा है। अच्छा, इस वजाहत में मुझे समझ नहीं आई, ये वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल में तो इस जो ज़ुरैन निज़ामानी है, इसने तो नहीं लिखा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ या था या हूँगा, या मेरी कोई ऐसी बात भी है क्या? बगैर पॉलिटिकल पार्टी की वाबस्तगी के आप नहीं लिख सकते? ये कुछ सवाल है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो वजाहतें माँ बाप की तरफ से भी की गई, उस बच्चे ने भी की, जो पीएचडी का स्टूडेंट है, बाय द वे अभी पीएचडी नहीं है, जी, और उसने भी कर दी। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि तहरीर में जो कुछ उन्होंने लिखा वो उस पर माजरत चाहते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि उनका ये मतलब नहीं था, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि उस तहरीर में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिया, तो किसी को टारगेट ना किया जाए। और एक बार फिर वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो नाम नहीं लिया, मगर जो समझ गया वो ज़रूर उसने रद्द अमल दिया। अब ये किस दबाव में ये वजाहतें देने की ज़रूरत पड़ी, और फिर वो आर्टिकल क्यों डिलीट किया गया? एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे एक मौकर अंग्रेज़ी रोज़नामा है, जी, उसने वो आर्टिकल क्यों डिलीट किया? इतनी भी क्या मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी, और इतनी भी क्या बुज़दिली कि एक इदारा जो है वो आर्टिकल जो है सोशल मीडिया से हटा रहा है। ये है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून को भी ये मालूम होना चाहिए था कि डिजिटल का ज़माना है। अगर आपकी एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है और दुनिया में लोगों के पास जा चुका है, तो उसको आप अगर ऑनलाइन हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखबार जो है मार्केटों से नहीं उठाए जा सकते। जी, जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में ऐसा होता था, अखबारात पूरे उठा लिए जाते थे, मगर
ये बात वही है कि जेन ज़ी का दौर है। और मैंने खुद ट्विटर के ऊपर जो AI ग्रॉक है जी। एक्स प्लेटफॉर्म का, जी। उससे जब ये कहा कि ये जो डिलीट शुदा आर्टिकल है या जो पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये प्रिंट अखबार का जो आर्टिकल था, उसका मुकम्मल तर्जुमा किया जाए, तो ट्विटर ने ये कहा कि ये जो आर्टिकल डिलीट हो गया था, जी। मगर जो आर्काइव सेक्शन है, उस आर्काइव सेक्शन से उस ग्रॉक ने वो आर्टिकल जो है दोबारा रिट्रीव किया। अब वो आर्काइव दो किस्म के हो सकते हैं कि वेबसाइट पे भी जो आप डिलीट करते हैं वो उस वेबसाइट के आर्काइव में चला जाता है, और या फिर जो प्रिंट अखबार की जो पिक्चर आती है आर्काइव सेक्शन में, वहाँ से उन्होंने लिया। और तो उसके वाले से उन्होंने कहा कि ये आर्काइव सेक्शन से हमने निकाल के इसका तर्जमा किया है। तो इसका मतलब है डिजिटल रिकॉर्ड भी मुकम्मल तौर पे आप डिलीट नहीं कर सकते। ये वो बूमर्स को बता रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, अगर आप डिलीट कर भी देंगे तो कहीं ना कहीं से वो निकाल ही लेगा। बहरहाल मुझे ये लगता है कि जिस किसी ने भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को ये आइडिया दिया था कि अब एक वंडर बॉय तलाश करें, PhDs को जो है लेकर आए, वो लोग जो हैं अब तलाश कर रहे हैं ये PhDs को लाने का आइडिया देने वाले। इसमें जो क्रक्स, एक तो HRCP जो है उनकी जानिब से मजम्मत भी की गई है, जो कॉलम हटाना है, और आज़ादी इज़हार राय पर उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसके लिए ये अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेंसरशिप का एक तसलसल जो है पाकिस्तान में चलता आ रहा है। मैं ये सवाल है मेरा कि जो ज़ोरैन है, एक तो उनकी फैमिली पूरी ने वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। अब वजाहत भी ज़ाहिर सी बात है कहीं से कुछ आया होगा, इसलिए उनको वजाहत करना पड़ी। मेरा सवाल ये है कि जो सवाल वो उठा रहे हैं उस आर्टिकल में कि जो बूमर्स हैं वो जेन ज़ी की मेंटालिटी, उसकी अप्रोच तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे। ये एक अलग मखलूक है, वो अलग मखलूक है, उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। और ये जो वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो अभी इस आर्टिकल की डिलीट होने, उनकी वजाहतें होने, ये तो उसकी बात को सच नहीं साबित कर रहा। देखिए बिल्कुल, उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि ज़ोरैन ने जो इस आर्टिकल में भी लिखा है कि आप जंगें शुरू करें, जिन ज़ी मीम्स बनाएंगे, मीडिया सेंसर करें, वो रंबल, यूट्यूब और डिस्कवर पे जाएंगे। सोचें सेंसर नहीं कर सकते, जो सोच है वो आप सेंसर नहीं कर सकते। धोखे के दिन चले गए, लाइब्रेरियन नहीं, अपार्टमेंट का किराया नहीं, कार नहीं खरीद सकते। आपकी मईशत हमारी अखलाकियात से भी बदतर है। यानी कि आप हमें ताना देते हैं कि भाई नौजवान नस्ल की कोई अखलाकियात नहीं है, बद अखलाक हैं, तो मगर आपकी मईशत तो हमारी अखलाकियात से भी बदतर होगी है। फिर भी हम किताबों, सोशल मीडिया, कॉफ़ी शॉप्स और बर्गर में सुकून ढूंढते हैं, मर्की वाटर्स में नेविगेट करते हैं। टीवी पर आपकी बातें हिस्टेरिकल यानी हिजान अमेज होती हैं, हज़ियान होती हैं। हमारे पास अपार्टमेंट किराया नहीं का, हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है। वक्त बदल रहा है, जल्दी समझें, लेकिन आपको परवाह नहीं। बच्चे बैरून मुल्क लाखों कमाते हैं, बेलगाम ताकत हैं, वो बेहतरीन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आप तब परवाह करेंगे जब देखें कोई सुन नहीं रहा। तो ये एक बड़ी उन्होंने वार्निंग दी है। मेरे ख्याल में इसको डिलीट करने की बजाय मैं समझता हूँ इसको तर्जुमा करवा के पढ़ने की और समझने की ज़रूरत थी, मगर शायद ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ऐसा होता जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और जो वो बात समझाने चाह रहे थे और जो वो गैप की निशानदेही कर रहे हैं, कितना बड़ा गैप आ चुका है, और बज़ाहिर ये सारा कुछ करके उसकी सारी बातों को दुरुस्त साबित जो है वो किया गया है। हमें तो वैसे ज़ोरैन ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होने से ही सीख जाना चाहिए था, मगर अब ये ज़ोरैन निज़ामानी ने भी हमें वही सबक दिया है जो शायद हमें ज़ोरैन ममदानी के वक्त ही सीख जाना चाहिए था। बिल्कुल। और इसका नतीजा ऑब्वियसली बहुत ख़तरनाक होगा इस मुल्क के लिए भी। बिल्कुल। और ये जनरेशन ज़ी जो है ना, ये इख्तिताम है उस सफ़र का जो जनरल ज़ी से शुरू हुआ था, यानी जनरल ज़ियाउल हक से। और आज हम जनरल ज़ी के सामने जवाबदेह हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो मौजू है वो है जो 13 जनवरी
13 जनवरी को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पीटीआई से जो बल्ले का निशान था वो छीन लिया था और पेशावर हाई कोर्ट के फैसला के खिलाफ अपील यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी और 2-3 रोज़ में सुबह से लेकर रात तक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत लगाई और एक बड़ी सियासी जमात से उनका निशान छीन लिया, जिससे पूरा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हिल गया। 8 फरवरी इलेक्शंस पर बहुत गहरे असरात आए। इसके बावजूद 8 फरवरी इलेक्शंस को हमें मुख्तलिफ नताइज देखने को मिले, लेकिन 13 जनवरी सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर, इसको हिलाने की बुनियाद जिसने रखी वो 13 जनवरी था और 13 जनवरी का वो फैसला था। जी हाँ साकिब, कहाँ है वो बंदा जो अपने आप को माई बाप समझता था इस अदलिया का? कहाँ है वो शख्स जो कहता था कि मैं अदलिया का बाप हूँ और मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ। जिस पार्लियामेंट की बालादस्ती पे काजी फाइज ईसा नामी वो जज यकीन रखने का दावा करता था, आज उसी 13 जनवरी के फैसले से वो पार्लियामेंट जो है उसकी 2% की इज़्ज़त नहीं रही और आज उस पार्लियामेंट को फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कहा जाता है। और आज उस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को इतना बेबस समझते हैं कि बज़ाहिर अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम भी नहीं कर सकते। आज वो पार्लियामेंट जिसमें अपोजिशन का कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, सेनेट का कोई चेयरमैन जो अपोजिशन लीडर है वो नहीं नामजद, स्टैंडिंग कमेटियों में कोई अपोजिशन का बंदा बैठता नहीं है, रिज़ाइन दे चुका है। ये वो पार्लियामेंट है कि जिसके स्पीकर अयाज सादिक के होते हुए इस पार्लियामेंट के अंदर घुस के इस्लामाबाद पुलिस ने घसीट के MNAs को निकाला और गिरफ्तार किया। ये वो पार्लियामेंट है जिसके सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के दौरान खुफिया कैमरे बरामद हुए और आज तक चेयरमैन सेनेट जो है वो उस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। ये वो सेनेट चेयरमैन है जिसके हुक्म पे सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं किया गया, उनको पेश नहीं किया जा सका। तो ये वो पार्लियामेंट है और इसकी वजह यही है कि 13 जनवरी का वो काजी फाइज ईसा का वो फैसला जिसने पार्लियामेंट के और इस मुल्क के अवाम के जो मैंडेट है उस पर एक नकबज़नी की, उस इंतखाबी निशान छीनने के फैसले से। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो काजी फाइज ईसा अकेले नहीं, उनके साथ बेंच पे वो लोग भी मौजूद थे जो आज एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और दूसरा दोनों ही शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये वो शर्मनाक फैसला है जो शायद आइंदा भुट्टो के अदालती कत्ल वाले फैसले की तरह किसी भी अदालत में इसका हवाला नहीं दिया जा सकेगा। बिल्कुल हवाला नहीं दिया जा सकेगा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो काम किया उसके असरात जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। हमारे पीछे जो इमारत आपको नज़र आ रही है, सफ़ेद संगे मरमर की ये इमारत, अब वो जो सुप्रीम कोर्ट जो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट थी, अब वो उस तरह सुप्रीम भी नहीं रही। अब जो है इस पूरा जो अदालती स्ट्रक्चर है वो हिल चुका है और वफाकी आइनी अदालत बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सुपीरियर कोर्ट जिसको आप कहें, अदालत उज़्मा कहें या जो भी उसको नाम दें, जिसके हवाले से मुनीब अख्तर जो हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मुनीब साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो वफाकी आइनी अदालत अब वही करेगी जो ज़रूरत होगा, जो असल फैसला साज चाहेंगे। ये तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये बड़ा एक ये मुनीब फारूक है, मुनीब अख्तर नहीं है। मुनीब फारूक सॉरी, माजरत। जी हाँ। तो मुनीब फारूक साहब ने ये बात जो है वो की कि लेकिन शुरुआत 13 जनवरी से होते होते आज कहने का मकसद ये है कि आज हालत ये पहुंच चुकी है कि बाहर बैठे वो कहते हैं कि जो चाहेंगे वही होगा, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। साकिब, ये जो सफ़ेद संगमरमर की इमारत है ये अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आइन की तशरीह नहीं होती। ये जितनी खूबसूरत इमारत दिख रही है, हकीकत में इस इमारत की, इस इदारे की अब वो औकात नहीं रही, वो तौकीर नहीं रही, वो अख्तियार नहीं रहा कि जिसकी बुनियाद पे इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था। और आज यहाँ पे सिर्फ ज़मीनों के, जायदादों के,
शादियों के, तलाक़ों के मुकदमात सुने जाते हैं और आइन की तशरीह का अख्तियार इस सफ़ेद हाथी से ले लिया गया है और यह अमली तौर पे अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है। और हालत ये हो गई है कि यहाँ पे चंद पैराशूट एंकर्स जो वकील होते होते डेपुटेशन पे मीडिया में आ गए और एंकर बन गए, मुनीब अख्तर टाइप लोग, मुनीब फारूक टाइप लोग, मुनीब अख्तर साहब नाराज हो जाएंगे। मुनीब अख्तर साहब नाराज हो जाएंगे। मुनीब फारूक साहब जो हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि आईनी अदालत अब वही करेगी जो फैसला साज चाहेंगे। वो इतने दीदा दलेरी के साथ वो दावा कैसे कर सकते हैं? और ये जो आईनी अदालत के अमीन हैं और वहाँ पे दीनदार लोग जो बैठे हैं, क्या उनको ऐसे बयानात और ऐसे रिमार्क्स का नोटिस नहीं लेना चाहिए? नोटिस क्या लेना है उन्होंने? अब वो सरकार के एग्जीक्यूटिव के लगाए हुए हैं और उन्होंने एग्री किया है। जिन्होंने एग्री नहीं करना था वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैं, जो चुपके से घर चले गए। उन्होंने तारीख में अपना नाम जो है वो रकम करवाया। जिन्होंने ओहदे लेने थे उन्होंने ले लिए और वो चलाए जा रहे हैं और अब उनको ये सब कुछ तो सुनना पड़ेगा। ये एक हकीकत भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने आपको चुन चुन के इतनी बड़ी अदालत में लगाया है तो उसका मकसद ये तो नहीं है कि कल आप एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई फैसले दें। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, मैं आईनी अदालत की बात नहीं कर रहा। इसके बाद तो ये सवाल बजा होगा कि आखिर इस काम के लिए इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट या उसकी बिल्डिंग या इतने ज़्यादा जजेस की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताएं कि 25 जजेस से जब आईनी अदालत नहीं बनी थी, आईनी अदालत बनी तो 3-4 जजेस उधर चले गए। उस वक्त 60,000 के करीब मुकदमात ज़ेर समाअत थे। इस वक्त 23-24 हज़ार मुकदमात रह गए हैं। तो ये इन जजों का, 18-19 जजों का इस वक्त क्या काम है जो 26-26, 30-30 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सफ़ेद इमारत दरअसल अब सफ़ेद हाथी बन चुकी है, सफ़ेद हाथी बन चुकी है। 13 जनवरी पर वापस हम आएंगे। मतीउल्लाह जान साहब, एक खबर उड़ती उड़ती आई है कि एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, हालिया दौर में वो रिटायर्ड हुए। अब वो इस्लामाबाद की किसी जगह पे चलते फिरते पाए गए हैं, लेकिन देखने वाला उनको पहचान नहीं सका। वो कहता है पता नहीं अब फ्रेंच कट और बालों का हुलिया तब्दील और पूरा एक स्ट्रक्चर ही उन्होंने तब्दील कर लिया है ताकि राह गुजरते कोई पहचान ही ना ले। ये क्यों? मतलब ये खबर हमने उड़ती उड़ती सुनी है। मज़ीद तफसीलात भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे अगर वो साहिब हमें भी कहीं नज़र आ गए। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आप शायद साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके बारे में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो अब अपना रूप बदल के बाहर निकलते हैं और निकलना भी चाहिए रूप बदल के, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं कि वो अपने उस ओरिजिनल वाले मुंह के साथ जो है वो पब्लिक प्लेस पे तो शायद नहीं जा सकते। और वो जब गए थे तो उनके साथ जो वाक़यात हुए थे वो भी मुनासिब नहीं था। हम उसकी हिमायत नहीं करते कि इस किस्म का नहीं करते, लेकिन ये उनके अपने करतूत और अपने काम थे जिसकी वजह से आज वो मुँह छुपाते फिरते हैं। और इसी बात पे मुझे एक और बात याद आ गई कि इस मुल्क में बड़े बड़े खुदा बने हुक्मरान थे यहाँ पे। वो जब आप जनरल मुशर्रफ को देख लें, वो कहाँ हैं आज। उसके बाद जनरल कियानी को देख लें, जनरल राइल को देख लें, जनरल बाजवा को देख लें। ये वो लोग हैं जो अपने दौर में इनसे बड़ा कोई फ़िलासफ़र, इनसे बड़ा कोई लेक्चरर नहीं था। और जनरल बाजवा के बारे में मशहूर था कि 10-10 घंटे बिठा के एंकरों को सवाल जवाब करते थे और इंजॉय करते थे। आज किधर हैं वो इतने बड़े फ़िलासफ़र और इतने बड़े दिमाग जो मुल्क का निज़ाम चला रहे थे, पॉलिसियाँ चला रहे थे? वक्त की बात तो है। इससे मेरे ख्याल में बहुत सौ को सीखने की भी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास होने जा रहे हैं 12, 13, 14, 15 जनवरी को इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान। एडिशनल जजेस जो जनवरी 2025 में तैनात किए गए थे, 1 साल के बाद उनकी असेसमेंट होनी होती है और वो अब असेसमेंट होगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको कंफर्म करने या ना करने का फैसला करेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ जजेस को दूसरी हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करने की भी इत्तलात आ रही हैं, अगरचे एजेंडा नहीं आया अभी। जी हाँ, देखें, एक तो ये सबसे बड़ा तज़ाद देखें कि 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने इसलिए लाई थी कि अदलिया
कि आज़ादी को यकीनी बनाना था और वज़ीर आज़म से अख्तियार लेना था, और एक कोलोजियम बनाया गया जिसमें जजेस भी थे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और बार काउंसिल के नुमाइंदे भी थे। और वजह सिर्फ ये थी कि हुकूमत के असर से निकालना था। और यही पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम करने के बाद एक मुनाफिकाना यू टर्न लेती है और फिर अब ये 26वीं तरमीम करती है, जिसके अंदर एक ऐसा जुडिशल कमीशन, बल्कि 27वीं तरमीम के अंदर एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें सियासतदानों को हावी किया गया। और उस 27वीं तरमीम के अंदर एक आइनी अदालत बनाई गई जिसमें कोई शक नहीं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, और आइनी अदालत शायद होनी भी चाहिए। लेकिन इस पीपल पार्टी ने आइनी अदालत में जजों की तैनाती का अख्तियार उसी वज़ीर आज़म को वापस कर दिया। बेशक पहली बार तैनाती के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वो वज़ीर आज़म जिसकी एक ऑडियो टेप लीक हुई थी, जो हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक क़य्यूम मरहूम उनको फ़ोन पे कह रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को अंदर करके रखना है, लंबी सज़ा देनी है। और वही मुनाफिकाना सोच जो है अब पीपल पार्टी ने भी अपनाई, और वो अख्तियार आईनी अदालत के जजों को तैनात करने का, चाहे एक दफ़ा ही सही, वो उसी शहबाज शरीफ को दे दिया। तो ये मैं समझता हूँ एक 18वीं तरमीम तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने यह अख्तियार दोबारा शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म को दे दिया आईनी अदालत के जज लगाने का। तो एतराज़ आईनी अदालत पे शायद नहीं, मगर जजों की तैनाती के अमल के ऊपर है, तरीक़ाकार जो तरीक़ाकार अपनाया गया, जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया पहले 26वीं आइनी तरमीम में, फिर 27वीं आइनी तरमीम में, वो अदलिया की जो आज़ादी है उस आज़ादी को सल्ब कर लिया गया। और अब ये जो कमीशन के इजलास हो रहे हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये 12 जनवरी 13, 14, 15 को होंगे, उसमें जजों को, हाई कोर्ट के जजों को कन्फर्म किया जाएगा। अच्छा, ये कन्फर्मेशन का भी एक अजीब लतीफ़ा है, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि एक तरफ तो अदलिया की आज़ादी के लिए हुकूमत से अख्तियार लिया गया और फिर एक कमीशन बनाया गया, अब जो कि अब हुकूमत के पास ही आ गया अख्तियार 27वीं तरमीम के बाद, और दूसरी तरफ उसी कमीशन ने एडहॉकिज़म को प्रमोट किया है। ये एडिशनल जज क्या होता है भाई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि एडहॉकिज़म अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है, और दूसरी तरफ आप खुद एडिशनल जज लगा के उसको आप घोड़े की तरह ट्रेन करते हैं, ठीक है, कच्चे जजों को साथ बिठा के मर्जी के फैसले करवाते हैं, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो कन्फर्म हो जाता है और जो ना मिलाए वो कन्फर्म नहीं होता। तो मतलब ये अख्तियार एक दफ़ा फिर जो है जुडिशल कमीशन में ये कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े दिमाग बैठे हैं, लेकिन इनके दिमाग की इतनी औकात है कि इनको ये नहीं पता चलता कि बंदा जो हम लगाने जा रहे हैं ये 6 महीने बाद इस काबिल भी होगा कि इसको कन्फर्म किया जाए या नहीं। यानी इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, लेकिन उन्हें बंदे का पता नहीं चलता कि कौन सा जज फिट है कि इसको पहले दिन से ही मुस्तकिल जज लगाया जाए, या डिजिटल जज क्या होता है। तो ये तजादात हैं मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन के। और अब भी हम देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन जजों ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसले दिए वो तमाम जजेस जो हैं वो कन्फर्म हो जाएंगे, और इवन के जो जजेस जो फैसला देने की सलाहियत भी नहीं रखते उनको भी वो कंफर्म कर देंगे। अच्छा, कि कोई खिलाफ फैसला नहीं। आपकी बात से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। आपने तफरीक कर दी है कि जिन जजेस ने, मेरा इख्तलाफ ये है कि हम तो ढूंढे, हमें सिंध से लेकर लाहौर और लाहौर से पेशावर से बलूचिस्तान से इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट तक कोई एक मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने पिछले साल जो है हुकूमत के खिलाफ कोई फैसले ही दिया हो, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई रिमार्क्स ही दिए हों। जिन्होंने दिए हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, कईयों की डिग्रियां निकल आई और कईयों को घर भेज दिया गया, कोई इस्तीफे दे के चले गए। बाकी जो बचे हैं, खैर से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, कोई कहीं बुलावा नहीं होगा, कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मतलब सब ट्रांसफर भी होंगी, फिर कौन कौन से जजेस? बस डेफिनेटली ट्रांसफ़र का जैसे बाबर सतार हैं, मोहसिन अख्तर कैनी हैं, समर रिफत इम्तियाज़ हैं, सरदार एजाज इसहाक खान हैं, ये मरकजी नाम तो ये हैं जिनके लिए आर्टिकल 200 में तरमीम की गई है और किसी का कोई मसला नहीं है। और खैर से ये जो है वो ये जज तो थोड़े से थे, 4-5 थे, 7 थे इस्लामाबाद के। सबसे कम हाई कोर्ट्स में अगर जज थे तो ये थे, पेशावर के भी ज़्यादा, बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर के भी ज़्यादा। खैर से हमें कहीं से मिसिंग पर्सनस के केसेस में इतनी जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आवाज़ नहीं आई जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आती रही। यहाँ पे जिस तरह प्रोटेक्शन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं,
जो आज़ादी राय पे जो बात होती थी उसको सलब करने की कोशिश होती थी, जितनी प्रोटेक्शन यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जब जजमेंट्स की सूरत में हमें मिलती थी, वो कहीं से हमें खैर से नहीं आती थी। तो अब आर्टिकल 200 में जो तरमीम की गई है, अब जिस मकसद के लिए की गई है, डेफिनेटली वो मकसद अब पूरा किया जाएगा, बगैर पूछे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। बिल्कुल यही बात है, और लेट्स सी के 12 जनवरी को अब क्या फैसले होते हैं। मगर मज़ीद एंड पे मैं यही कहूँगा कि जो ये आर्टिकल है इसका आखिर जुमला, बूमर्स हमने काफ़ी देख लिया, आपका बयानिया नहीं ख़रीद रहे, ये पुराना हो गया। अब ये बेचारे जनजी वाले करें भी क्या, ये लोग बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं ब्रेन गेन के लिए, तो जहाज़ को ऑफलोड कर दिया जाता है जहाज़ से, तो वो जो ब्रेन गेन होता है वो पॉकेट ड्रेन में बदल जाता है। तो ये जनरेशन जाए तो कहाँ जाए, जालिम मारे और रोने भी ना दे, जालिम पकड़े और जाने भी ना दे। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।